अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। और हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे प्लांट फिजियोलॉजी से एवरेज क्वेश्चंस की जो एक्सपेक्टेशन होगी वो रहेगी तुम्हारी, उसका रेंज रहेगा 6 to 8 का, ठीक है, पूरे कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी से। और उसमें भी 2 to 3 एक्सपेक्टेशन रहेगी, 2 एक्सपेक्टेशन मिनिमम मान सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से रहेगी एक्सपेक्टेशन, फिर फोटोसिंथेसिस से, एंड देन उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, फिर एक एक दो दो क्वेश्चन तुम्हारे रेस्पायरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से रहेंगे। वो जैसे जैसे हम लेंगे चैप्टर तब हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तुमको कि किस एरिया से क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट को देखें, और सबसे पहले हमने बोला है तुम्हें कि एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिखा है इसको भी तुम्हें पढ़ना है, मैं यहाँ बोलूँगी नहीं, पढ़ के रखना है। फिर कैल्विन जी के बारे में दी हुई इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ना है, मार्क करना है यहाँ से। अब क्योंकि हम क्वेश्चन, अब हम क्लास नहीं कर ले रहे हैं बेटा आपका, आपको हम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि क्या चीज़ आपको फोकस रहनी है। तो मेल्विन कैल्विन के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है एनसीईआरटी में, हर यूनिट में, हर चैप्टर, जहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग के पहले जो साइंटिस्ट दिए हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड, उनके लोकेशन से रिलेटेड, उनके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड, उनके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वॉट एवर जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे मेंडल जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर करनी है, ठीक है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं चैप्टर पे, जो बहुत बार मुद्दतों से ऐसा लग रहा है कि इसका इंतज़ार हो रहा था। कितनी 2 बार इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी उस टाइम जब हम लोग टेस्ट ले रहे थे, फेल हुई थी जो। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, क्लियर। इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की फिनोमिना क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या मेथोडोलॉजी है, किस तरीके से किसी भी प्लांट के एक हाइट तक ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, जो वो सॉइल से कंजर्व कर रहा है, सॉइल से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर मिनरल्स का, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एंड देन फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना जो लीफ में हो रहा है, वो वहां से कैसे फूड जो प्रिपेयर हो रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसलोकेट किस तरीके से हो रहा है। अब तुम्हारे पास जो नोट्स होगी बेटा, इसकी मैंने कुछ थ्योरी भी बता रखी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की थ्योरी, जिसमें बादल, बारिश, ये सारी चीजें पहले की बातें थी, जब तक हमें पता नहीं है कि किस तरीके से रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है, या ट्रांसपिरेशन पुल की हम बेसिकली बात करें हाइटेड प्लांट के लिए, तो वो सारी थ्योरी भी तुम रिवाइज करोगे, क्लियर है। तो नोट सबके प्रॉपर होने चाहिए, वहां से आप प्रॉपर उन चीजों को रिवाइज करोगे। अब हम फंडामेंटल्स की बात करें तो बेसिकली हमें कुछ मेथडोलॉजी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पहले पैराग्राफ में तो आई थिंक सब यही सब दिया हुआ है कि हैव यू वंडर हाउ वाटर रीचेस टू टॉप ऑफ द टॉल ट्रीज फॉर व्हाट, कैसे फ्लो होता है, क्या सब्सटेंस मूव होता है। तो हम सबको पता है कि अगर हम कहें कि वाटर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम सॉइल किस तरीके से क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर के साथ, या प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या है, जैसे मैंने तुम्हें एक नोट शेयर किया है, तो वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ था कि वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एंड उसमें ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, वो सब उसमें फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मेनली बात कर लेते हैं तो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करते हैं, तो ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसलोकेट्स हो रहा है, ये सारी एक हमारी एक वही बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें क्योरी होना चाहिए, उसी सब क्वेश्चन को ये फर्स्ट पैराग्राफ में राइज किया गया है, उस मेथोडोलॉजी को उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से मूवमेंट है। तो पूरी एक समरी एक बार हम पढ़ देते हैं, चलो। शॉर्ट डिस्टेंस से विद इन द सेल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस से विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज ऑल्सो टू टेक प्लेस। अब इसे पूरे चैप्टर में आपके बैकग्राउंड में आपको प्लांट एनाटॉमी भी आएगी, जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर भी आएंगे, ठीक है, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, रूट का ट्रांसफर सेक्शन, ये सब आपको आएगा, तो आपको प्लांट एनाटॉमी भी क्लियर होनी चाहिए। To understand some of the transport process that takes place in plants, one would have to recollect on one's basic knowledge about the structure of the cell and the anatomy of the plant body. और
फिर प्लांट सेल के स्ट्रक्चर भी उसमें आएंगे ऑब्वियसली। प्लांट सेल पूरा एक टिश्यू सिस्टम, पूरा एक जो ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है प्लांट का, उसके बेसिस पे हमें देखना है। तो हम बेसिक एक सिंगल सेल से लेके हम जो फिजियोलॉजी के पूरे फिनोमिना डिपेंडेंट होंगे वो उसके सिंगल सेल स्ट्रक्चर, उसकी लेयरिंग, उसकी कवरिंग, ठीक है, एंड फिर उनका एक्यूमुलेशन, किस तरीके का एपिडर्मल लेयर बन रहा है वहाँ पे, किस तरीके की एंडोडर्मिस है, कैसे वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है, ग्राउंड टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा है, वो सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा। वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन। अब फर्स्ट हम यही टॉपिक ले रहे हैं बेटा, डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? Besides gaining some knowledge about the chemical potential and ions, अब हम किसी भी चीज को जब हम एक सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें पता है कि वहाँ पे जो भी चार्ज आयंस हो, पार्टिकल्स हो या मटेरियल्स हो, जो सब्सटेंस है वो मूवमेंट करेंगे तो अपनी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी है, और वो जिस मीडियम में मूव कर रहे हैं वो मीडियम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर बेटा? तो हम डिफ्यूजन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट में देखूँ वो पैरेलली हम लोग बोर्ड शेयर कर सकते हैं क्या? चलो बाद में हम आते हैं उस पर, अभी हम बोर्ड शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम डिफ्यूजन की बात करें बेटा, तो डिफ्यूजन जो फिनोमिना है वो बेसिकली रिलेट किससे कर रहा है? मूवमेंट से। ठीक है, मूवमेंट या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट और किसका? आयंस आ सकते हैं इसमें, पार्टिकल्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, एंड और क्या हो सकता है? गैसेस डिफ्यूजन भी होता है, तो गैसेस को भी हम लिख लेते हैं। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे गैसेस डिफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन जो होगा इनका पर्पस क्या है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो भी मीडियम में जहां पे ये प्रेजेंट है वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब डिस्ट्रीब्यूशन का या डिफ्यूजन के इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन भी होगा कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसकी भी बात होगी। ठीक है बेटा, तो डिफ्यूजन इज बेसिकली व्हाट? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ आयंस, पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, अब ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कैसे मूव करते हैं? हायर टू लोअर, डाउनहिल हो जाएगा, अपहिल हो जाएगा? अगर हम डाउनहिल अपहिल फिनोमेना के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो कैसा कैसा ट्रांसपोर्टेशन है? फ्रॉम हायर टू लोअर, डाउनहिल और अपहिल? डाउनहिल, वेरी गुड। ठीक है, तो डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन हो गया ये। तो diffusion we can say movement of ions, particles and molecules from their higher concentration to lower concentration, and it is always, yes beta, downhill, it is always according to concentration gradient। and कुछ और पैरामीटर है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, वो सब चीजें आप डिफ्यूजन के इफेक्ट मैंने बता रखे, वहां से आप रिवाइज करोगे। ठीक है, एंड डिफ्यूजन का एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो ध्यान में रखना है, किसी भी पार्टिकल या किसी भी आयन का डिफ्यूजन या किसी गैसेस का डिफ्यूजन उसका अपना इंडिपेंडेंट होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? इसका मीनिंग ये हुआ कि वो किसी अनदर मॉलिक्यूल आयंस एंड पार्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, इट इज टोटली, जब हम जिसका ए, अगर एक मिक्सचर में, हाँ इंडिपेंडेंट होगा, एक मिक्सचर में हमने बोला ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, और ए और बी और सी का जो डिफ्यूजन रेट होगा वो टोटली डिपेंडेंट होगा ए बी सी के अपना ही, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा किसी भी अनदर मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे,
उस मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में प्रेजेंट किसी भी अनदर जिससे उसकी एफिनिटी वगैरह जो भी होगी, जो वहाँ पे सॉल्यूशन का मिक्सचर बनाने में रोल प्ले किया होगा। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर आयंस या पार्टिकल या मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे तो वो वहाँ पे सिर्फ वही डिफ्यूज करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम क्या है कि पर्पस ऑफ डिफ्यूजन, इतनी सारी बातें हो रही हैं लेकिन इस डिफ्यूजन फिनोमेना क्या पर्पस क्या है? तो पर्पस ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया? दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमें पता है पूरी ऑस्मोसिस, पूरा फ्लो या डीपीटी की हम बात करें वो इसी फिनोमेना पे चलेगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ पार्टिकल आयंस मॉलिक्यूल इन अ गिवन सिस्टम। क्लियर? और ये किस लिए है? ताकि एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। और हमें पता है एक चीज बेटा ध्यान में रखना, मैंने बोला था तुम लोगों क्लास में कि लिविंग को लिविंग रहने के लिए, ठीक है, लिविंग फंक्शनैलिटी के लिए कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती है। ठीक है, वहां पे हमेशा एक डिफरेंस होना चाहिए। तो वही डिफरेंस क्या हो जाता है? ग्रेडियंट। कभी भी इक्विलिब्रियम की स्टेज आई, इट मीन्स कि वो सेल की डेथ हो गई, वो ऑर्गन की डेथ हो गई, या पूरे की पूरी बॉडी की डेथ हो गई। जिस तरीके का इक्विलिब्रियम वहां डेवलप होगा वो डेथ हो जाएगा। ये लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में है। हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये नहीं होगा। लिविंग में हमेशा परफॉर्मेंस के लिए एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट वहां पे, ग्रेडियंट शुड बी देयर। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब हम बात करें कि चलो वापस एनसीईआरटी में चलते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट बाय डिफ्यूजन, यहाँ पे क्योंकि डाउन हिल ट्रांसपोर्ट था बेटा, डाउन हिल मूवमेंट था ये, तो यहाँ पे कभी भी एनर्जी यूज नहीं होगी। दैट्स वाई इट इज अ पैसिव काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, और फ्रॉम सेल टू सेल, और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, से फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। हर तरीके से जहाँ पे एक आपको दिया जाएगा, जहाँ जो भी सिस्टम दिया जाएगा उसमें किसी बैरियर के थ्रू वो डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। तो पहला क्वेश्चन यही सब आपको डिफ्यूजन से बन जा रहा है, एमसीक्यू। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस इन डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन। और ये मूवमेंट कैसे आता है बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ हर मॉलिक्यूल का, आप थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ा होगा, हर मॉलिक्यूल्स के पास, हर आयंस पार्टिकल के पास उसकी एक थर्मल एनर्जी होती है। हो सकता है यहाँ पे मैं कुछ गलत बोलूँ तो ध्यान से सुनना। उसकी एक थर्मल एनर्जी होती है, वैसे मैं कुछ बोलूंगी नहीं गलत, थर्मल एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो, उसके पास एक फ्री एनर्जी का टाइप रहता है जिससे वो मूवमेंट शो करता है। ठीक है बेटा, और जब उस थर्मल एनर्जी से वो मूवमेंट आया तो वो एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी अब मूवमेंट को शो कर रहा है। मूवमेंट शो किया तो जो भी वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा।